सबसे पहले बग्गा साहब, क्या आप जीडीपी का अनुमान जो बढ़ाया है उससे आप संतुष्ट हैं? जी अनिल जी, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। बट एक चीज़ सौगत दादा से भी पूछना चाहूँगा कि अगर 7% रियल बोल रहे हैं जीडीपी और 4.5% इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं अगले साल, तो 11.5% तक नॉमिनल जीडीपी अगर आता है और बजट में 10.5% निर्मला सीतारमन जी ने लिया है, तो कहाँ आरबीआई का डेटा और कहाँ गवर्नमेंट का डेटा है ये देखना पड़ेगा। ओवरऑल देखें तो नॉन इवेंट रहा पॉलिसी एज पर एक्सपेक्टेशन था। लिक्विडिटी में उन्होंने यही कहा दो तरफा हम देख रहे हैं और जब चाहिए होगा हम इंजेक्ट भी करते हैं लिक्विडिटी। अगले 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं अनिल जी, बिजी सीजन रहता है और सरकारी खर्चे की उम्मीद है और उसके चलते होपफुली लिक्विडिटी इस तरह पे रहेगी कि ज़्यादा डेफिसिट ना बने, नहीं तो बैंक्स में कॉन्स्ट्रेंट आ सकता है। बट अभी भी अगर आप देखें क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बैंक्स का, स्पेशली जो मार्जिनल रेशियो है वो बहुत हाई है, तो ज़्यादा वो क्रेडिट दे रहे हैं, डिपॉजिट कम आ रहे हैं। यहाँ से डिपॉजिट रेट बढ़ने चाहिए और यही आपकी बॉन्ड यील्ड ने दिखाया। जब 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ी, ये यही दिखा रही है कि टाइटनेस मार्केट में अभी भी जारी रहेगी और ये थोड़ा सा नेगेटिव रहता है बैंक्स के लिए अनिल जी। बग्गा साहब, आप सहमत हैं? हाँ जी अनिल जी, देखिए कुछ दिया नहीं उन्होंने और बिल्कुल अपने इरादे पे बुलंद है। और जैसे मैंने कहा पिछले फरवरी से अगर आप देखें कितना ट्रांसमिशन हुआ है, जब रेट पीक हुआ 6.5 पे, तब से आपके डिपॉजिट 80 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं बैंक वाइड और आपका जो लोन है वो 19 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। तो ट्रांसमिशन अभी लोन्स में होना है। जो सौगत दादा बोल रहे थे वही आरबीआई गवर्नर भी बोल रहे हैं कि आपने पूरा क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है इकोनॉमी में, तो इतनी रेड हॉट इकोनॉमी में आप रेट कट नहीं कर सकते, यही आप निष्कर्ष लगाइए। और बॉन्ड यील्ड्स इसलिए बढ़े कि लिक्विडिटी में उन्होंने कहा हम देखेंगे, बट लगता है कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का डेफिसिट चल रहा है अब सिस्टम वाइड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के बैलेंसेस रहते हैं। गवर्नमेंट अगर ड्रॉ डाउन नहीं करती तो सिस्टम वाइड लिक्विडिटी अकाउंटिंग वाइज आपकी पॉजिटिव रह सकती है। बट बैंक इंटर बैंक लिक्विडिटी जो है अनिल जी, वो 3 लाख करोड़ नेगेटिव थी जनवरी 2nd वीक में। अब लगभग 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ दिन का बैंक्स बोरो कर रहे हैं आरबीआई से। तो मार्केट टाइट है, बिजी सीजन में इतना तेज लिक्विडिटी टाइट रखेगा आरबीआई, यही आपका बॉन्ड मार्केट दिखा रहा है। और सबसे अच्छा आपका फोरकास्टर बॉन्ड मार्केट रहता है, तो बॉन्ड मार्केट आपको बता रहा है कि पॉलिसी हॉकिश थी और यहाँ से इतनी जल्दी तब्दीली नहीं होती आरबीआई के रुख में, और ये विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन पे ही कायम है जो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। विड्रॉल के बाद आप आएंगे न्यूट्रल पे, न्यूट्रल के बाद आप आएंगे एकोमोडेटिव पे। तो जैसे सौगत साहब ने भी कहा कि 1 साल उसमें हो सकता है कि एकोमोडेटिव आते आते 1 साल और लग जाए, और इतनी अच्छी अगर बुलंद इकोनॉमी है एकोमोडेटिव की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन के होते भी आपकी इकोनॉमी इतना अच्छा चल रही है, तो आरबीआई अपना हाथ रोक के रखेगा। बग्गा साहब, एक और बड़ा मुद्दा जो इस पॉलिसी में दिख रहा है वो ये कि अब बैंक्स जो भी लोन देते हैं उसमें किसी भी तरह के कोई और चार्जेस लगाए जाएंगे तो उन चार्जेस को ब्याज दरों में जोड़कर बताना होगा, यानी कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है। अदरवाइज आजकल हिडन चार्जेस बहुत होते हैं, प्रोसेसिंग फीस, ये फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, फलाना फीस, ढिमका फीस, वो सब कर करा के लोगों को लगता है कि अच्छा लोन तो बड़ा सस्ता मिला, लेकिन सब जोड़ के देखें तो कुछ और ही निकलता है। तो इस बार मुझे लगता है पॉलिसी में कंज्यूमर्स के लिहाज से अगर सबसे बड़ी बात कोई हुई है तो ये हुई है कि जिसमें पॉलिसी में जो कहा है गवर्नर साहब के सारे चार्जेस जोड़कर आपको वास्तविक ब्याज दर बतानी पड़ेगी। बताएं सर, इसका क्या असर देखते हैं आप? बहुत बड़ी चीज़ है अनिल जी, और मैं तो बैंकिंग को 34 साल से देखता रहा हूँ। क्या होता है आप जब लोन लेने जाते हैं, प्रोसेसिंग फीस हो गई, कुछ होता है कि ईएमआई एडवांस में ले लिए जाते हैं और हमारे पास वो कैलकुलेटर रहता है, भाई आईआरआर कितना आता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना आप एक्चुअली चार्ज कर रहे हैं कस्टमर को, बिकॉज एडवांस में आप जो ईएमआई ले लेते हैं उससे 1-2 ईएमआई निकाल लिए, वो कस्टमर के जेब से जा रहा है और उसमें भी आप कमा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है
इसके बाद क्या आरबीआई को करना चाहिए? एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर तरीका लगाना चाहिए कस्टमर्स के लिए। अच्छी बात है कि पता लगे कि जो आपको 8% का लोन दिख रहा है वो एक्चुअली 9.5% या 10% पे बन के आता है उसका आईआरआर, जो बैंकर के पास वो सक्षम है कैलकुलेट करने को, कस्टमर नहीं कर पाता है। तो ये अच्छी बात है। सेबी ने ये म्यूचुअल फंड्स में किया, टीईआर लेके आए, टोटल एक्सपेंस रेशियो, इस तरह के डिस्क्लोजर्स किए। और बैंकिंग में भी ये आरबीआई मेरे ख्याल से बहुत आगे निकल गया आज सेंट्रल बैंक्स की फेडरल की लिस्ट में कि इस तरह का डिस्क्लोजर मांग रहे हैं। इसके बाद एक स्टैंडर्डाइज डिस्क्लोजर आ जाए तो वो अच्छा रहेगा अनिल जी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में प्रॉब्लम क्या है कि फ्लोट बहुत कम है और छोटे छोटे बैंक्स घुमाए जा रहे हैं जिनका 90% सरकार का ओनरशिप है, 92% ओनरशिप है और तेजी से भाग रहे हैं। ये थोड़ा सा अनिल जी अभी मेरे को डिस्कम्फर्ट होने लग गया है कि फंडामेंटल से आगे भाग रहा है ये पीएसयू बैंक। तो वहां पे आपकी क्या स्टडी है? जैसे आप ये लेवल्स का स्टडी करते हैं, कुछ पीएसयू बैंक इंडेक्स में आपने किया अनिल जी? तो पहली चीज़ तो ये कि नो डाउट प्राइवेट बैंक्स के लिए ये एक नेगेटिव है हिडन चार्जेस वाला मामला, लेकिन सरकारी बैंक के लिए भी कोई पॉजिटिव नहीं है। काफ़ी सरकारी बैंक भी इस तरह के चार्जेस लगाते हैं और विशेष करके बड़े बैंक्स तो उनके लिए भी है तो नेगेटिव, इसमें कोई डाउट नहीं। तो प्राइवेट बैंक्स हो या सरकारी बैंक, दोनों के लिए। अब रहा सवाल दूसरा, फॉर एग्जाम्पल सर आपने जो कहा कई सारे सरकारी बैंकों में लो फ्लोटिंग स्टॉक होने की वजह से काफ़ी बड़ा एक्शन होता दिख रहा है, 100% सही है। और इसीलिए आपको याद होगा हमने एक वो शो भी किया था फर्जी बुल रन वाला, पीएसयू स्टॉक्स में जो फर्जी बुल रन चल रहा था, ऑपरेशन फर्जी बुल रन, जिसमें लो फ्लोटिंग स्टॉक वाले स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बैंकिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा एनपीए करने वाला अगर कोई बैंक रहा होगा, 25-25, 30-30, 35% तक के एनपीए इन्होंने दिखाया है। ये बैंक आप सोचिए 6 टाइम अपनी बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक से ज़्यादा, किसी बजाज फाइनेंस से ज़्यादा। अब इस क्वालिटी का बैंक अगर 6, और वजह सिंपल सी है कि जिस तरह से इनके एनपीए थे, सरकार इक्विटी डाल के इक्विटी डाल के 90%, मेरे ख्याल से इफ आई एम राइट 97% के आसपास की होल्डिंग सरकार की होगी। तो अब कोई सारी की सारी होल्डिंग सरकार के पास है और सरकार तो शेयर बेचती नहीं, कोई दूसरा प्रमोटर हो, अनाप शनाप अगर वैल्यूएशन हो जाए तो सारा बेच जाए। यहाँ पर तो वो सप्लाई का डर नहीं है, छोटा फ्लोटिंग स्टॉक है और स्टॉक भाग जाता है। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं सरकारी बैंक्स में जो क्वालिटी वाइज कमज़ोर हैं, लेकिन वहाँ पर फ्लोटिंग स्टॉक लो होने की वजह से स्टॉक में दाम बढ़ रहे हैं। ये बात आप बगर साहब जो कह रहे हैं एकदम सही है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। इस चीज़ का जिक्र आज सुबह भी हम कर रहे थे जब दीप और हम बात कर रहे थे कि कुछ कुछ शेयर ऐसे हैं जहाँ पर आपको वैल्यूएशन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना। और इस बीच देखिए बैंक निफ्टी तेज़ गिरावट दिखाता हुआ 450 अंक नीचे लुढ़क चुका है, 45,400 के नीचे आता हुआ बैंक निफ्टी। तो पूरी तरह से पॉलिसी के बाद बैंकिंग शेयरों के लिए खराब खबरें आती हुई दिख रही। एक और जहां अब उनके हिडन चार्जेस बंद होंगे, दूसरी ओर लिक्विडिटी को ईज करने के लिए, कंफर्ट देने के लिए किसी तरह का कोई एक्शन हुआ नहीं है आरबीआई की तरफ से। ये बड़ी चिंता की बात है। बग्गा साहब, एक राय आपकी तरफ से पॉलिसी के ओवरऑल इम्पैक्ट पर। ओवरऑल अनिल जी आपने बहुत सटीक राय दी कि ये 6% जो इम्पैक्ट आता है, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, फैक्ट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी लोन्स लेंडिंग में, और उसके कारण हो सकता है मार्जिन्स नीचे जाएं। ओवरऑल पॉलिसी हॉकिश रही, और क्योंकि लिक्विडिटी के बारे में बोले ज़रूर कि हम उसको बरहाल करेंगे जब चाहिए, बट कुछ मेजर्स नहीं आए, उससे डिसअपॉइंटमेंट था। दूसरा, ये पारदर्शिता की जो बात हुई उससे डिसअपॉइंटमेंट है। बॉन्ड डील्स आपको दर्शा रहे हैं कि पसंद नहीं आया बॉन्ड मार्केट को आरबीआई पॉलिसी, चाहे पॉज पे है, बट यहाँ से पिवट जो है वो शायद और आगे बढ़ गया। जैसे सौगत जी भी कह रहे थे कि शायद वो रेट कट अगस्त से भी आगे चला गया, और मार्केट ने नज़रअंदाज किया अनिल जी 7% जीडीपी ग्रोथ रियल टर्म्स में बहुत तगड़ी है, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत अच्छा है, बट आई थिंक एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे कि कुछ लिक्विडिटी के बारे में कहेंगे या कुछ नेगेटिव नहीं आएगा। दो बड़े नेगेटिव आ गए मैं कहूँगा। एक कि लिक्विडिटी के बारे में ज़्यादा नहीं बोले तो टाइटनेस रहेगी, और दूसरा जो ये पारदर्शिता की बात हुई जो आपने इमीडिएटली एनालिसिस करके दे दिया, आई थिंक तब से ही
हमने देखा कि एक बड़ा ठहराव आया बैंक निफ्टी में और फिर थोड़ा सेल ऑफ आ रहा है। अब ये पचाया जाएगा, देखते हैं कि आरबीआई किस तरह के मेजर्स लेके आते हैं, कितना टाइम देते हैं, वो देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल हॉकिश पॉलिसी रही या कंटिन्यूएशन ऑफ हॉकिशनेस, चाहे पॉज हो चुका है, 6वीं बार आपने रेट नहीं बढ़ाया, बट डिपॉजिट रेट और बढ़ाने पड़ेंगे बैंक्स को अपना लाइबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और एसेट प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के कारण हो सकता है कि मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में आए।